हम लोग जो कर रहे हैं टॉपिक प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट करेंगे आज। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ये 82 से लेकर 86 तक इसका प्रोविजन दे रखा है, 82 to 86। इससे पहले हम लोग किए थे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, स्टार्ट किए थे चैप्टर 6 का, जिसमें कि हम लोग समन किए थे। ए नंबर में देखिए समन लिखा हुआ आपके बैरक में देखिएगा। दूसरे में वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो किए थे। और ये सी वाला जो हमारा टॉपिक है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, सेक्शन 82 से लेकर वैसे पूरा दे रखा है 90 तक दे रखा, सॉरी 86 तक दे रखा है। देखिएगा ये कर रहे हैं हम लोग 82 से लेकर 86 तक। निकालिए फटाफट जल्दी आप लोग बैरक निकालिए। सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन का मतलब आप लोग को बताए थे हम। प्रोक्लेमेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? उद्घोषणा। हिंदी में शायद ये लिखा हो मीनिंग, देख लीजिएगा हिंदी में। उद्घोषणा उसको बोलते हैं ना हम लोग किसी के बारे में, या प्रोक्लेम ऑफेंडर है, यानी कि घोषित अपराधी है। यह इसकी जो है इसकी घोषणा हो चुकी है कि यह जो है अपराधी है, दैट इज प्रोक्लेम ऑफेंडर। वही वर्ड है ये प्रोक्लेमेशन। सुनिएगा सेक्शन 82 द कोर्ट में इशू ए प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग ए पर्सन टू appear before it at a specific place and time within 30 days if a warrant has been issued against the such person। अब सुनिएगा ध्यान से, आप लोग समझ में आ जाएगा बात। हम लोग क्या किए, कोर्ट में कंपेल होने के लिए, कोर्ट में अपियर होने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले समन इशू किए। जो हमारा चैप्टर का नाम है हमारा, सबसे पहले क्या किए हम लोग, समन इशू किए कि भाई तुम कोर्ट में आ जाओ। नहीं आया वो, तब उसके नाम का वारंट निकाले। अगर वारंट केस है तो सीधा वारंट निकाले, या फिर उसको हम समन कर सकते हैं, कोर्ट की जैसी मर्जी। लेकिन फिर क्या किए हम लोग, वारंट इशू किए, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वो अपने आप को क्या किया है, छुपा लिया है कहीं पे, अंडरग्राउंड हो गया है, मिल नहीं रहा है, वो वारंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है। अब कोर्ट के पास तीसरा क्या तरीका बचा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोर्ट थोड़ा सा हार्ड तरीका अपनाता है। तो क्या करेगा कोर्ट, प्रोक्लेमेशन करेगा। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, तीसरे चरण में कोर्ट क्या करेगा, प्रोक्लेम होगा, प्रोक्लेम एंड अटैचमेंट चलेगा, ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो क्या है आपका प्रोक्लेमेशन, सेक्शन 82 हम रीड कर रहे हैं, सुनिएगा। इफ द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नोट, यानी कि अगर उसको ऐसा कोई साक्ष्य मिला तब भी, नहीं मिला तब भी, अगर कोर्ट को यह बिलीव हो जाएगा क्या, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज बीन इशू, कि एक आदमी है ए नाम का, मान लीजिए इसके नाम का वारंट इशू हुआ है, ओके, बाय बीन इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड और हिज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या हुआ है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है इसके नाम का वारंट इशू हुआ है, लेकिन यह आदमी एब्सकॉन्डेड है, भाग गया है, भगोड़ा हो गया है, भाग गया है, खुद को कोर्ट के जुडिक्शन से खुद को क्या कर लिया है, उस पर कोई ट्रायल ना चले, इस वजह से क्या हुआ, ये तो भाग गया है या खुद को छुपा लिया है, कंसीलमेंट, उसने क्या किया है, खुद को छुपा लिया है, ताकि क्या हो पाए, ताकि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इसने या तो भगोड़ा हो गया है, या क्या कर लिया, खुद को छुपा लिया है, ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा, सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस। अब क्या करेगा कोर्ट, एक प्रोक्लेमेशन निकालेगा, प्रोक्लेमेशन निकालेगा जिसमें क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा उसमें कि तुम स्पेसिफाइड प्लेस,
यानी कि कोर्ट जो डिसाइड कर देगा कि तुम इस जगह पे क्या हो, यानी इस जगह मतलब क्या, कोर्ट में स्पेसिफाइड प्लेस एंड स्पेसिफाइड प्रोक्लेमेशन एन स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, नॉट लेस देन 30 days, यानी कि उसको 30 दिन का मोहलत देगा, 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए मोहलत। जिस दिन यह प्रोक्लेमेशन निकाला जाएगा उस डेट से 30 दिन के अंदर कहेगा कि भाई तुम कोर्ट में खुद को क्या करो, सरेंडर करो, तुम खुद कोर्ट में प्रेजेंट हो। ओके, ये समझ में आ गया सबको? सेक्शन 82 ये समझ में आया? बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। अर्पणा, मौसमी, फैजल, पूजा, निशा, धनंजय। समन इशू हुआ, नहीं आया, वारंट इशू हुआ, नहीं आया, इसके बाद भी कोर्ट एक टाइम दे रहा है उसको। क्या कर रहा है कि कोर्ट को लग गया कि ये वारंट को एग्जीक्यूट होना नहीं देना चाह रहा है, अपने आप को कंसील कर लिया है, तो कोर्ट कह रहा है कि चलो हम तुम्हारे खिलाफ प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन निकाल रहे हैं। क्या कि तुम इस डेट को, जिस डेट में निकलेगा उससे नॉट लेस देन 30 days, 30 दिन से कम का मोहलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्या उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को आप लोग। कहेगा कि भाई तुम इस जगह पे क्या हो, खुद को प्रेजेंट करो, इस जगह पे हाजिर हो। इसी का सब सेक्शन 2 देखिए, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलो। ये 82 सब सेक्शन 2 जो है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जब प्रोक्लेमेशन पर शॉर्ट नोट्स पूछेगा तो सबसे पहले सेक्शन 82 जो कह रहा है आपको, वो प्रोक्लेमेशन के बारे में बात कर रहा है कि प्रोक्लेमेशन कब इशू किया जाएगा। ठीक है ना? जब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोक्लेमेशन कब इशू करता है, तो आप लिखेंगे इसको, इसका जवाब जो लिखेंगे कि द कोर्ट में इशू ए प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अपीयर। क्यों? क्या कि भाई तुम अपीयर हो, अपीयर बिफोर इट एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। ओके, विदिन 30 days इफ ए वारंट हैज बीन इशू अगेंस्ट सच पर्सन। जिस आदमी के खिलाफ में वारंट इशू हुआ है उसी के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन होगा, ये याद रखिएगा। अगर वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है यानी कि सेकंड चरण है ये, ऐसे नहीं कि समन करने के बाद किसी को प्रोक्लेमेशन कर देगा। वारंट मतलब कि उसके नाम का निकल गया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है वारंट, उसी कंडीशन में कोर्ट को जब लगेगा कि भाई ये आदमी क्या हुआ है, भगोड़ा हो गया है, तब उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन निकाला जाएगा और उसको 30 दिन से कम का मोहलत नहीं मिलेगा कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है? और कोर्ट को क्या लगना चाहिए? द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड। सबसे पहला कंडीशन, कोर्ट को ऐसा बिलीव होना चाहिए कि वह आदमी भाग गया है, एब्सकॉन्डेड हो गया है। या दूसरा, ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जिसकी वजह से वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में सेक्शन 82 के तहत जो है 81 सब सेक्शन 1 में क्या होगा, उसके नाम का प्रोक्लेमेशन होगा। एक रिटर्न निकलेगा प्रोक्लेमेशन और उसमें कहेगा कि भाई इस डेट को तुम हाजिर हो जाओ कोर्ट में। क्लियर? हाँ या ना? एक केस है, आपको केस का नाम लिख लीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस पर लिख लीजिए, केस का नाम लिख लीजिए। जैनेन्द्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैनेन्द्र JAYENDRA जैनेन्द्र विष्णु VISHNU विष्णु ठाकुर THAKUR ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 का केस है, 2009 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 7। अब इसका जजमेंट हम एज इट इज पढ़ देते हैं आप लोग को। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82
continues till the offender is arrested. Once the offender is arrested, the proclamation ceases to operate. अब समझिएगा, कहता है क्या इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रोक्लेमेशन जो ये निकला है, उद्घोषणा जो की गई है कि यह आदमी भाग गया है, भगोड़ा हो गया है, तुम इस डेट को प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है ना, तो कहता है कि प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू रहेगा। तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो जो ऑफेंडर है जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन निकला है वह अरेस्ट नहीं हो जाता है। और वो जैसे ही अरेस्ट हो जाता है ये प्रोक्लेमेशन जो है वो सीज हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। क्लियर? साफ फैजल, ये बातें क्लियर हो गई? हाँ, जैसे वारंट के साथ करते हैं, वारंट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या जब तक वो कैंसिल ना हो जाए, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो प्रोक्लेमेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा ये जब तक कि वो आदमी अरेस्ट ना हो जाए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो सेक्शन 82 का सब सेक्शन 1 ये कह रहा है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे हम लोग। सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 82 सब सेक्शन 2, प्रोक्लेमेशन कितनी बार बोले, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो छूट जाए उसको छोड़ भी दिया कीजिए, बाद में वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वीडियो हम 24 के बाद अपलोड करेंगे, सोमवार के बाद। सोमवार तक थोड़ा सा हम इंगेज हैं, सोमवार तक। हाँ, सब जो पुराना वीडियो, सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, वो एक एक करके सारा चला जाएगा। हाँ, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो हमको क्लास से टाइम नहीं मिल पाता है, एक्चुअली एग्जामिनेशन ड्यूटी में रहते हैं हम ना। हाँ, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उसका कंटिन्यू क्लास चल रही होती है, तो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। उसके बाद हम 24 को फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सारा एक एक करके हम डालते रहेंगे। हाँ, सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन हाउ पब्लिश, कैसे पब्लिश होगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला कह रहा है इसमें, सबसे पहले तो बता दिए हैं कि प्रोक्लेमेशन मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। ओरली जज नहीं कहेगा कि उसके नाम का प्रोक्लेमेशन हो गया है, ऐसा नहीं, यह राइटिंग में होना चाहिए और जैसा नियम है उस हिसाब से पब्लिश होना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं, सुनिएगा। इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड। अब देखिए कितना अच्छा बात है, खूबसूरत कितनी बात है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग देखते भी होंगे गांव वगैरह सब में, ये जो रिटर्न में जाएगा तो वह टाउन के या विलेज के जिस जगह पे वह रिसाइड करता है, जिस जगह पे उसका निवास स्थान है, जिस जगह पर वो उसका क्या कहते हैं ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, उस जगह पे उसको चस्पा कर दिया जाएगा। कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लिखा हुआ देखिए स्पेलिंग, CONSIPICUOUS। कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब होता है जहां इजीली रीडेबल हो सके, अवेलेबल हो सके, लोगों का नजर जा सके, ऐसी जगह पर क्या कर दिया जाएगा, उस प्रोक्लेमेशन का को चस्पा कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह पे उसको लगा दिया जाएगा प्रोक्लेमेशन को। क्लियर? एक पहला ये करेगा। दूसरा, इट शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेट इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। एक तो जिस गांव में, जिस टाउन में वो रिसाइड करता है उस जगह पे। दूसरा, उसके घर के सामने कहां कहां लगाया जा सकता है, देखिएगा। जिस घर में वो रहता है उस घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट में लगा दिया जाएगा। 2 हो गया। तीसरा, ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। तीसरा, कोर्ट हाउस में चस्पा कर दिया जाएगा। 3 हो गया। चौथा, द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन ए डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन सच एबव मेंशन एरिया। और इन सब जगहों पे जहां जहां हम अभी लिखे हैं कि टाउन में, विलेज में या उसके घर में, घर के पास, ठीक है ना। तीसरा में बोले थे कोर्ट जो है क्या बोलते हैं उसको,
उसका हिंदी क्या होता है? कोर्ट हाउस का हिंदी क्या होता है? किसी को पता है कोर्ट हाउस का हिंदी क्या होता है? नहीं पता कोर्ट हाउस का हिंदी क्या होता है, जो भी होता हो हिंदी इसका, ठीक है ना। तो वहां पे चस्पा कर दिया जाएगा और वहां पे इन सब जगहों पे कोर्ट क्या कर सकता है, जो वहां पे ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट होता है जो न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर में छपवाया जा सकता है, उस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा सकता है। जिस जगह पे मान लीजिए हिंदुस्तान पेपर ज्यादा पढ़ा जाता है, वहां हिंदुस्तान में छपवा देगा। जहां पे दैनिक भास्कर में ज्यादा लोग पढ़ते हैं, वहां वो छपवा दिया जाएगा। तो कोर्ट को जैसा सुटेबल लगेगा कोर्ट उस तरह से कर सकता है। क्लियर? जवाब मिल गया। यहां 82 का सबसेक्शन 2 कह रहा है, ठीक है ना, कि प्रोक्लेमेशन हाउ पब्लिश्ड, किस तरह से पब्लिश होगा। तो इस तरीके से पब्लिश होगा प्रोक्लेमेशन, रिटर्न में जाएगा, यहां चस्पा हो जाएगा और डेली न्यूज़पेपर में क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। क्लियर? आनंद, निशा, अंशु, अर्पणा, मौसमी, सुहास जी बताइएगा। क्लियर? हाँ, अब आइए नेक्स्ट सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पढ़ देते हैं। A statement in writing by the court issuing proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2, अभी जो पढ़े, ठीक है ना, shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। ऐसा माना जाएगा, यह एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा इन फ्यूचर में, ठीक है ना। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि हम जो इस तरीके से प्रोक्लेमेशन करेंगे तो इसको एज ए इन ए फ्यूचर में इसको क्या माना जाएगा, एज एविडेंस माना जाएगा कि आपके खिलाफ हम प्रोक्लेमेशन किए थे। ऐसा नहीं कि आपको आपका प्रॉपर्टी का हम आपकी प्रॉपर्टी को हम सीधा अटैच कर लिए, ऐसा नहीं। आपके नाम का प्रोक्लेमेशन निकाले थे हम, आपको हम मौका दिए थे कि आप कोर्ट में आइए। ओके, तो ये सब जो काम करेगा एज एविडेंस इस्तेमाल होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4, where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense punishable under section। अब कुछ आईपीसी का सेक्शन लिखा हुआ है कि अगर किस आदमी के खिलाफ जिन पर ये सब चार्ज लगा हुआ है उसके नाम का अगर प्रोक्लेमेशन आया है तो कौन कौन सेक्शन है याद रखिएगा। 302 समझते ही हैं आप लोग आईपीसी में, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395 वगैरह वगैरह जो सेक्शंस है देख लीजिएगा। 400, 402, 436, 449, 459 and 460 of the IPC, and such person failed to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaim offender and make a declaration of that effect। जिन पर ये सब सेक्शन लगा हुआ है उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जो है इशू कर दिया गया है। उसके बाद भी देखिए कितना अच्छा चीज आप लोग देखते होंगे, सब चीज सुनते होंगे। कोर्ट में वह अपियर नहीं हुआ, उसको जो टाइम स्पेसिफाइड टाइम दिया गया था या प्लेस बताया गया था कि इस डेट को तुमको यहां पे प्रेजेंट हो जाना है, प्रेजेंट नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। प्रोक्लेम ऑफेंडर, यह आदमी भगोड़ा है, भगोड़ा अपराधी है, यह उद्घोषित हो जाएगा। ठीक है ना, देखते होंगे आप लोग शहर में बहुत बड़े लोगों का नाम का पोस्टर लगा हुआ रहता है, थाने में लगाया हुआ रहता है पोस्टर, आता है ना, हाँ लिखा रहता है प्रोक्लेम ऑफेंडर लिखा हुआ, देखिएगा आप लोग कभी थाना जाइएगा तो उसके नोटिस बोर्ड पे वहां लगाया हुआ रहता है बहुत सारे लोगों का प्रोक्लेम ऑफेंडर के नाम में। क्लियर? जो आदमी जब कंप्लाई हो जाएगा, जिसके नाम का प्रोक्लेमेशन निकल जाएगा और वह फेल हो जाएगा अपियर होने में कोर्ट में, उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3
shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1. वही चीज है, फिर जो प्रोक्लेम ऑफेंडर हो जाएगा वो उसकी घोषणा हो जाएगी, लग जाएगा भगोड़ा आदमी का नाम लग जाएगा उसके, बोले ना, उसके बाद आपको थाने में, शहर में, जहां जहां होगा उसका नाम का लग जाएगा कि यह आदमी प्रोक्लेम ऑफेंडर है। चलिए, ये आपका हो गया सेक्शन 82। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कोर्ट 3 चीज करके हार गया। कोर्ट क्या क्या कर लिया? तो सबसे पहले कोर्ट क्या किया? कोर्ट सबसे पहले किया कि उसको समन भेजा, समन मामला था, समन भेजा, इज्जत से बुलाया, नहीं आया, उसके नाम का वारंट निकाला, एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, प्रोक्लेमेशन करवा लिया, फिर भी अपियर नहीं हुआ। अब कोर्ट के पास जो चौथा रास्ता बचता है वो बचता है अटैचमेंट का। आप लोग सुनते होंगे ना, कुर्की जब्ती। हाँ, उसके बाद चौथा कोर्ट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ जाता है। कोर्ट कहता है अब अटैच करो प्रॉपर्टीज का। सेक्शन 83, सेक्शन 83, आइए सेक्शन 83 पढ़ते हैं, सुनिएगा। अटैचमेंट, द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लेमेशन under section 82 may, for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person. अब समझ में आ गया आप लोगों को? जिसके नाम का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इसको घोषित कर दिया गया है, जिसके नाम का प्रोक्लेमेशन निकला, वह अपियर नहीं हुआ, तो क्या हो गया? वो प्रोक्लेम ऑफेंडर हो गया। उसके लिए अब क्या कोर्ट इशू करेगा? और वो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में सब कम राइटिंग में होता है, ओरली कुछ नहीं होता है। कोर्ट क्या करेगा? रीजन लिख देगा कि भाई इसको हम प्रोक्लेम करवाए, फिर भी यह नहीं आया। अब इसके नाम का जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, इसके नाम पे जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको, या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको, या दोनों को क्या करो? अटैच करो। ठीक है, क्लियर? बताइएगा, क्लियर? जब प्रोक्लेमेशन हो जाएगा उसके बाद ही अटैचमेंट होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि समन के बाद कर लेगा या वारंट के बाद कर लेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस बता रहे हैं एकदम सारा प्रोसेस फॉलो होगा कि पहले प्रोक्लेमेशन होगा उसके बाद ही अटैचमेंट होगा, उससे पहले अटैचमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? किस किस कंडीशन में होगा वो देख लीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब यहां पे परंतु लगा के रखा है, समझिएगा इस बात को। अभी क्या बोले हैं कि जो तरीका है उसी तरीके से होगा। किस तरीके से? कि पहले प्रोक्लेमेशन होगा उसके बाद ही अटैचमेंट होगा। लेकिन यहां परंतु लगा रहा है क्या? कि वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि जब प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा होगा उसी समय द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है, कोर्ट को ऐसा लगेगा, बाय एफिडेविट और अदरवाइज, या तो एफिडेविट से उसको पता चले या किसी और तरीके से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, क्या? दैट द पर्सन इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशू। ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा, कितना अच्छा बात कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि कोर्ट को ऐसा लगेगा, अगर एफिडेविट कोई कर दिया उस कंडीशन में या किसी और तरीके से, जब प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा होगा और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि जिसके नाम का हम अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन हो गया है, अब तो अटैचमेंट ही करेंगे। आवाज म्यूट कर लीजिएगा जरा, किसकी आवाज आ रही है? धनंजय जी, आवाज म्यूट कर लीजिएगा। तो अब वो क्या करेगा? तो जो ऑफेंडर है वो अटैचमेंट से बचने के लिए क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहेगा कि भाई कोर्ट इसको क्या करेगी? जब्त कर लेगी, इससे पहले हम बेच लेते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए ऑफेंडर के पास 5 कट्ठे का प्लॉट है और कोर्ट इसको अटैच कर लेगा, तो 5 कट्ठा हम क्यों सल्टा दें, वो बेचने की कोशिश करेगा। तो यही चीज यहां पे अब लिख रहा है
कि इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशू, जिसके नाम का प्रोक्लेमेशन निकला है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, या तो पूरा का प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, या क्या कर रहा है, उसमें से कुछ पार्ट को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या जिस कोर्ट के जुडिक्शन में हम ये आए हैं, ये जो मेरा प्रॉपर्टी अटैचमेंट आ रहा है, हम उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां बेच के वहां खरीद लेंगे, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, वहां से उसको हटा रहा है, रिमूव कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है, इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई आज प्रोक्लेमेशन करेंगे, ठीक है ना, अब 30 दिन का मौका दिए हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि वो नहीं आएगा, तो साइमल्टेनियसली उसी समय में अटैचमेंट भी क्या करवा सकता है कोर्ट, इस कंडीशन में, जो कंडीशन हम दो बताए हैं अभी कंडीशन, तो कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकता है। क्लियर हो गया ये चीजें। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगर हम इसको प्रॉपर्टी को भी अटैच नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या कर लेगा, बेच लेगा, या यहां से हटा देगा प्रॉपर्टी को। इमूवेबल है तो मान लीजिए बेच के निकल जाएगा, मूवेबल है तो हटा देगा उसके जुरिडिक्शन से। ओके, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इस कंडीशन में प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट। क्लियर, बोलिएगा फटाफट जल्दी जल्दी। क्लियर, क्लियर। चलिए अब आज इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका दूसरा वाला हिस्सा जो बाकी वाला हिस्सा है वो हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू। ओके।